साथियों, जय हिंद। डॉक्टर संग्राम पाटिल इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ। साथियों, इस वीडियो का टाइटल है अगर मोदी जी ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर होते तो क्या होता। तो मुझे एक बात यहाँ पर, मैं काफ़ी साल यहाँ पर अब रहा हूँ और यहाँ की जानकारी रखता हूँ, इंडिया के बारे में भी बहुत सारी जानकारी रखता हूँ। तो मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर मोदी जी ब्रिटेन में होते, यहाँ के पॉलिटिक्स में होते, तो उनके बैकग्राउंड वाली कोई भी व्यक्ति, गुजरात के दंगे हो या और जो भी कोई उनका बैकग्राउंड रहा है, ऐसी व्यक्ति यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के पोजीशन पे जाती ही नहीं। और उनके जो साथी है, कोई उनके एक साथी अमित शाह जो आज गृह मंत्री है, उनका भी बैकग्राउंड वैसे ही रहा है। अलग अलग तरीके के केसेस थे, तड़ीपारी थी, और फिर भी वो आज देश के गृह मंत्री है। तो इस बैकग्राउंड से ब्रिटेन में या ऐसे कोई भी सेंसिटिव देश में, सेंसिबल देश में लोग इतने ऊपर तक पॉलिटिक्स में नहीं पहुंचते हैं। लेकिन फिर भी अगर मोदी जी अपने बहुत सारे वादों के साथ इलेक्शन में जीत जाते और प्राइम मिनिस्टर बन जाते तो क्या होता। तो हम हाल ही में देख रहे हैं, ब्रिटेन में काफ़ी राजनीतिक उथल पुथल चल रही है। अभी अभी उनके प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया है, लीज ट्रस ने। और इसकी वजह यह है कि लीज ट्रस अभी 45 डेज पहले इनको प्राइम मिनिस्टर करके उनकी पार्टी ने चुना था, और उनका जो एजेंडा था, ये ऋषि सुनक के अगेंस्ट उनकी कंपटीशन चल रही थी एक ही पार्टी में। उन्होंने जो एजेंडा दिया था, इकोनॉमिक एजेंडा, जैसे वो प्राइम मिनिस्टर करके सिलेक्ट हो गई तो उस इकोनॉमिक प्रोमिसेस पर उनकी पॉलिसी खरी नहीं उतर पाई, वो फेल हो गई। और उसकी वजह से पाउंड की प्राइस ड्रॉप हो गई और यहाँ पे लोगों को इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो गए। इसी के चलते उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया कि मैंने जो प्रॉमिस किया था वो मैं पूरा नहीं कर पा रही हूँ, आई हैव फेल्ड, सो आई रिजाइन। उसके पहले उनकी ही गृह सचिव, गृह सेक्रेटरी का मतलब यहाँ पे होम मिनिस्टर के लेवल का होता है, तो उसको होम मिनिस्टर जैसी ये पोजीशन होती है। तो ये जो लेडी है सुहेला ब्रेवरमैन, ये इंडियन मीडिया में कहा जा रहा है बार बार कि ये इंडियन है, इंडियन है। तो ये इंडियन नहीं है, ये बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन यूके है। और इनका जो बैकग्राउंड है, इनकी फैमिली, जो पेरेंट्स थे, ये साउथ अफ्रीकन कंट्रीज से है। तो पुराने, जब ब्रिटिश के ज़माने में इंडियन, श्रीलंकन लोग यहाँ पर नौकरी के लिए चले जाते थे, जैसे गांधी जी गए थे, उस जमाने के सेटल हुए ये अफ्रीकन लोग हैं। तो इनके रूट्स हो सकते हैं इंडिया, श्रीलंका से, लेकिन इनका इंडिया से वैसे डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है। इंडियन वंश की है, लेकिन ये है तो ब्रिटिश अभी। तो ये जो है सुहेला ब्रेवरमैन, इन्होंने भी अभी कुछ दिन पहले रेजिग्नेशन दे दिया। और अगर हम इसका कारण जानना चाहेंगे तो हमें हंसी आएगी, क्योंकि इनका कारण ये था कि इन्होंने एक ईमेल अपने प्राइवेट ईमेल से भेजा था अपने पॉलिटिकल कलीग को, मिनिस्टर को, और उसमें सेंसिटिव बातें लिखी हुई थी कि जो ऑफिशियल ईमेल से भेजनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने अपने प्राइवेट पर्सनल ईमेल से भेज दिया। तो ये सिक्योरिटी का ब्रीच हो गया। इसकी वजह से उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि मुझसे सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, ये गलती है, तो मैं उसके लिए रेजिग्नेशन देती हूँ। तो उन्होंने रिजाइन कर दिया, इतनी बड़ी पोस्ट से रिजाइन कर दिया। और इसके पीछे कहा जा रहा है कि उनके जो पार्टी की जो अंदरूनी बातें हैं, कि ये भी कंटेस्टर थी जब लीज ट्रस और ऋषि सुनक जब प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट होना चाहते हो कि उसकी दौड़ में थे, तो ये सुहेला ब्रेवरमैन भी उनके साथ कॉन्टेस्ट कर रही थी, लेकिन ये सेकंड राउंड में ही पीछे हट चली गई थी। तो ये इन्होंने उनकी लीज ट्रस्ट की पॉलिसीज पे क्रिटिसिज्म कर दिया था, ओपनली इनको इमाइग्रेंट पॉलिसी पे क्रिटिसाइज किया था, और अपने प्रोमिसेस नहीं पूरे कर रही है ऐसे भी क्रिटिसाइज किया था। तो ये पॉलिटिक्स की वजह से भी उन पर दबाव आया होगा और उनको रेजिग्नेशन करना पड़ा। इंडिया में मीडिया बोल रही है कि ये इंडिया के अगेंस्ट स्टैंड लिया, इसलिए रिजाइन किया। तो ऐसी कोई बात यहाँ पर यूके में डिस्कस नहीं हो रही है, ना ही मीडिया में, ना ही सोशल मीडिया पर। तो वो कुछ उस बात में कुछ दम नहीं है। तो तीसरा जो एग्जाम्पल है साथियों, जेरेमी हंट, ये कोविड में बढ़िया काम किया, ये हेल्थ सेक्रेटरी थे। अगेन सेक्रेटरी मतलब ये मिनिस्टर लेवल का जॉब होता है। तो इनकी एक पर्सनल बिहेवियर, जो कोविड के लॉकडाउन के समय इन्होंने अपनी कलीग को किस किया था। तो यहाँ पे ये किस करना एक आम बात होती है, ये कोई बड़ी बात नहीं होती है यहाँ के कल्चर में। तो ये कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ था, तो उनको पद छोड़ना पड़ा था, इतनी सिंपल सी बात के लिए। और बोरिस जॉनसन जो लिज ट्रस के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उनको भी पद छोड़ना पड़ा 45 डेज पहले। इनको क्यों छोड़ना पड़ा? तो ये
कोविड के दरमियान एक्चुअली बहुत ही सक्सेसफुल काम किया था इनके गवर्नमेंट ने। यहाँ पर यूके में वैक्सीन, ऑक्सफोर्ड वैक्सीन यहाँ पर तैयार हुई, जिसकी कॉपी हमारे यहाँ पर पूना में उसी की वैक्सीन की बनाई गई और उसका एक वैक्सीन वहाँ पे बना, जिसको हमने कोविशील्ड करके दुनिया को भी सप्लाई किया। और यहाँ पर बहुत सारे रिसर्च हुए जो मेडिसिन में कोविड में काम आए और आज भी रिसर्च चल रहे हैं। यहाँ पे वैक्सीनेशन करने का जो स्पीड था ये दुनिया के टॉप के कंट्रीज में था। यहाँ के लोग जो घर बैठे थे, बिजनेसेस बंद हो गए थे, उनको सपोर्ट भी बहुत सारा मिला। इसके बावजूद इनको क्रिटिसाइज किया गया और कोविड में जो इकोनॉमी डाउन हो गई, और खास ये वजह रही कि इन्होंने अपने एक कलीग को, मिनिस्टर को, उसके ऊपर संगीन आरोप थे, उसको बचाने की कोशिश की। बस इन वजह से उनको उनकी पॉलिटिकल पार्टी ने नीचे खींच लिया और उनकी जगह पे एक नया सा कैंडिडेट डाला। जो हम सुन रहे थे कि ऋषि सोनक और लिज ट्रस, इनकी जो कंपटीशन थी उसमें ऋषि सोनक पीछे रह गए और लिज ट्रस प्राइम मिनिस्टर हो गई, जिन्होंने अब रिजाइन कर दिया है। तो यहाँ पे ये जो नैतिकता पॉलिटिक्स में है, अगर कोई गलती, मेजर मिस्टेक कर देते हैं या कोई स्कैंडल कर देते हैं तो उनको पीछे हटना पड़ता है, रिजाइन करना पड़ता है, अन्यथा उनको नीचे खींच लेती है। उनकी पॉलिटिकल पार्टी उनको रिजाइन करने पे मजबूर करती है या उनको सैक कर देती है। तो ये पॉलिटिकल जो नैतिकता है ये हमारे यहाँ पर नहीं दिखती है। ये क्यों नहीं दिखती है, मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर करूंगा। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है 2014 से ये चल रहे हैं। 2014 में इन्होंने जो हमको प्रॉमिसेस किए थे, अच्छे दिन, काला धन और अलग अलग तरीके के क्रिमिनल एक्टिविटीज इन पॉलिटिक्स के लिए क्या करेंगे, महिलाओं के लिए क्या करेंगे, इकोनॉमी के लिए क्या करेंगे, कृषि के लिए क्या करेंगे, ये सब जो बातें बताई थी इसमें बहुत सारे फेल हो गए। इनके जो स्कैंडल्स है, राफेल में जो इन्होंने अंबानी के लिए डील दिलाया और उसके लिए देश का नुकसान कराया, और हमारी जो HAL कंपनी है उसका कॉन्ट्रैक्ट छीनकर उनके मित्र अनिल अंबानी को दिया गया, ये जाहिर हो गया। उसके बावजूद इसकी इंक्वायरी भी नहीं हो पाई। इन्होंने कोर्ट को भी उस तरीके से मैटर प्रेजेंट किया कि कोर्ट ने कह दिया इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता है। ये अगर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कर देते, मोदी जी अगर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर होते तो उसी दिन, राफेल स्कैंडल के दिन ही मोदी पूरे पॉलिटिक्स से रिटायर हो जाते। लेकिन उन्होंने मीडिया को मैनेज कर लिया, न्याय यंत्रणा को किसी तरह मैनेज किया, या समझा बुझाकर या गलत डेटा देकर किसी तरह से वो भी मैनेज हो गए और मोदी जी बने रहे, और वो आज भी प्राइम मिनिस्टर है। जिस तरीके से उन्होंने अंबानी और अदानी को सरकारी मालमत्ता, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट की कंपनीज बेचने का काम किया है, अगर ऐसा एक भी कंपनी या प्रॉपर्टी यहां पर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर होते हुए मोदी जी करते तो उसी एक मैटर में उनको रेजिग्नेशन देना पड़ता और वो हमेशा के लिए पॉलिटिक्स से रिटायर हो जाते। लेकिन मोदी जी ने ऐसे कितने कंपनियां, सैकड़ों कंपनियां इंडिया में आज तक बेची है और अब भी बेच रहे हैं, लेकिन वो फिर भी बने हुए हैं। नोटबंदी, अगर नोटबंदी में मोदी जी कह रहे थे कि मुझे 50 दिन दो या 100 दिन दो, कुछ तो दिन दो और मैं सब बदल के रख दूंगा, मुझे फांसी दे देना, मुझे जला देना, और उस नोटबंदी के दरमियान सैकड़ों लोग मर गए, लोगों के हाल हो गए और उसका फायदा कुछ भी नहीं हुआ है। अगर ऐसा कुछ निर्णय यहाँ का प्राइम मिनिस्टर लेता और उसकी वजह से लोगों को रास्ते पर लाइन में खड़ा होना पड़ता या एक भी जान चली जाती ब्रिटिश आदमी की, तो उसी दिन मोदी को घर बिठा देते और उनको फिर पॉलिटिक्स में कोई चांस ही नहीं होता। यही बात थी जीएसटी की। ऐसा जीएसटी जो इकोनॉमी के लिए मारक हो, ऐसा अगर यहाँ का कोई प्राइम मिनिस्टर लगा देता तो उसको घर भेज दिया जाता। यही बात थी चाइना के एग्रेशन की। लाल आंख दिखाने वाले थे मोदी जी, लेकिन जब चाइना एक्चुअली हमारे हद के अंदर कंस्ट्रक्शंस कर रहा है, हमारे सैनिकों को मार रहा है गलवान घाटी में, लेकिन मोदी जी एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। सिर्फ वो ऐप जो है उसका, टिकटॉक का, उसको बैन करते हैं, लेकिन चाइना से इंपोर्ट 2021 में बढ़ गया है। 2022 में भी वही हाल है। मोदी जी चाइना के अगेंस्ट एक बात भी नहीं करते हैं। अगर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर होते मोदी जी और उनकी ये बात अगर उनको याद दिलाई जाती तो उनको घर जाना पड़ता, वो बने नहीं रह सकते थे। यही कृषि कानून का भी हुआ। कृषि कानून, लोग 750 लोग रास्ते पर मर गए। अगर ऐसे आंदोलन में एक आदमी, एक किसान भी यहाँ पर मर जाता तो मोदी जी को घर भेज दिया जाता, लेकिन मोदी जी 750 किसान मरने के बाद भी
उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा है कि मरने वाले किसानों के लिए, और मदद भी नहीं दी है किसानों के फैमिलीज के लिए। उल्टा उन्होंने उन किसानों को कोस दिया था। वो मलिक साहब जब उनके पास गए थे तो उन्होंने कह दिया था कि ये मेरी वजह से थोड़ी मरे हैं। यही बात ब्लैक मनी की है। ब्लैक मनी बढ़ गया है स्विट्जरलैंड में, यही आंकड़े हैं स्विस बैंक के। और मोदी जी ने कहा था कि मैं ब्लैक मनी वापस लाऊंगा। 15 लाख पर हेड के हिसाब से पैसा देश में वापस आएगा। और पीएम केयर फंड में भी वही हो गया। इतना प्रेशराइज करके, ब्लैकमेल करके लोगों को, कंपनीज को जो पैसा जमा किया गया उसका हिसाब देने को मोदी तैयार नहीं है। अगर ये बात यहाँ पर होती तो मोदी जी घर जाते, उसी दिन घर चले जाते। ऐसा कोई फंड ही नहीं तैयार होने देते यहाँ की सिस्टम, यहाँ का मीडिया, यहाँ के पुलिस, यहाँ का जो इकोनॉमिक सिस्टम है, ऐसा कोई भी फंड अलाउ ही नहीं करती, चाहे मोदी कितने भी ताकतवर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो। यही बात है इलेक्शन कैंपेन्स की। मोदी जी इंपॉर्टेंट काम छोड़ देते हैं और इलेक्शन के कैंपेन्स में चले जाते हैं। जब हमारे पुलवामा में 40 जवान मारे जाते हैं तो मोदी जी दिन भर रात होने तक नेशनल ज्योग्राफिक की शूटिंग करते हैं, और हमको बताया जाता है कि उनके साथ कम्युनिकेशन टूट गया था, इसलिए वो आ नहीं पाए। तो ये जो बेशर्मी जैसी जो बातें अगर यहाँ का प्राइम मिनिस्टर करता तो उसी दिन घर चला जाता। टेलीप्रॉम्प्टर बंद होने पे अगर बात नहीं कर पा रहा है कोई प्राइम मिनिस्टर, तो यहाँ का कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो या छोटा मोटा नेता हो, वो उसको रिजाइन करना पड़ेगा। उसको लोग बोलेंगे कि तुम इसके लायक ही नहीं हो। अगर टेलीप्रॉम्प्टर बंद पड़ने पर तुम बात नहीं कर सकते हो, तुम्हारी तत्फ हो जाती है, तो तुम इसके लायक नहीं हो, तुम लीडर नहीं हो। यही बात जब मोदी बार बार हिस्ट्री के बारे में गलत बयान करते हैं, झूठ हिस्ट्री बताते हैं, अगर एक ऐसा झूठ कोई यहाँ का नेता बोल दे तो उसको घर जाना पड़ेगा। और उनके जो कम्युनल स्टेटमेंट्स है मुसलमानों के खिलाफ या माइनॉरिटीज के खिलाफ, जो अलग अलग माध्यम से वो जाहिर बोलते रहते हैं, ऐसा कोई आदमी होता तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, और प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से बोलता तो वो घर जाता। अब थोड़ी बात करते हैं उनके वादों की। क्या क्या वादे किए थे कि मैं जीडीपी 10% कर दूंगा, 12% कर दूंगा, देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ा दूंगा, फार्मर्स की जो इनकम है उसको डबल कर दूंगा 2022 तक, और हर किसान को मैं खेत में पानी दूंगा। तो ये तो बात अब उल्टी हो गई है। किसान के उसका जो मिनिमम प्राइस होता है उस पर भी मोदी जी खरे नहीं उतरे हैं। अब अगर आपको आपकी खेती में कुआं खोदना है या पानी की कोई व्यवस्था करनी है तो गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है पिछले 75 साल के भारत देश के इतिहास में। मोदी जी ने पूरा उल्टा कर दिया है। जीडीपी तो बूट में चली गई है, नीचे उतर गई है। अब उन्होंने हर हाउस होल्ड को मैं एलपीजी सिलेंडर दूंगा ऐसा वादा किया था। आप देख ही रहे हो कि उन्होंने कुछ वो उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत एडवर्टाइजमेंट किया, उसका प्रोपेगेंडा चलाया, लेकिन कितने घरों में आज एलपीजी का गैस सिलेंडर चलता है? आप खुद आपके जो आजू बाजू के गांव है या गरीबों के कॉलोनीज है, यहाँ पर जाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। उन्होंने कहा था कि ट्रेन में एक्सीडेंट में लोग नहीं मरेंगे, 0 फैटेलिटीज बाय 2022। आज भी मुंबई में 4 से 5 हजार लोग हर साल ट्रेन एक्सीडेंट्स में मर रहे हैं। बाकी देश की तो बात ही अलग है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे कि मैं मैन्युफैक्चरिंग डबल कर दूंगा 22 में, लेकिन आज भी वो चाइना से मैं इंपोर्ट बढ़ा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हमारी बहुत घाटे में चल रही है। बहुत सारे कंपनीज ने डिसइन्वेस्टमेंट किया है, अपना इन्वेस्टमेंट निकाल कर फॉरेन चले गए हैं अपने अपने देश में। इंडिया के हर फैमिली को घर दूंगा बाय 2022, ये वादा मोदी जी का था। ये भी पूरा नहीं हुआ है। हर घर में टॉयलेट होगा, ये भी पूरा नहीं हुआ है। ये ऑफिशियल जो आंकड़े हैं, अलग अलग जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, उनके आंकड़ों से ये जाहिर हो गया है कि हर घर में इंडिया में टॉयलेट नहीं है। हर घर में इलेक्ट्रिसिटी होगी, ये भी झूठ कहा था। हर घर में वाटर सप्लाई होगा, कनेक्शन होगा, ये भी झूठ है, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग रूरल और गरीब कॉलोनीज में कुएं पे जाते हैं या सार्वजनिक नल पे जाते हैं, और बहुत जगह पर तो औरतों को पैदल चलकर जाना होता है और पानी लाना होता है। और जो इम्पोर्टेंट 18वां पॉइंट इस स्लाइड का है साथियों, वो कह रहे थे कि मैं माल न्यूट्रिशन से फ्री करा दूंगा बाय 2022। और अभी अभी न्यूज आई है कि इंडिया माल न्यूट्रिशन में
121 देशों की लिस्ट में 107वां है। तो हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये और भी वर्स्ट हो गया है मोदी जी के रेजिम में। 2014 तक सिचुएशन इंप्रूव होती आई थी, 2014 के बाद ये लगातार वर्स्ट होते जा रही है ड्यूरिंग मोदीज टाइम। अगला जो पॉइंट उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ पर टूरिज्म बढ़ाऊंगा, मेडिकल टूरिज्म बढ़ाऊंगा, लेकिन मोदी जी ने इस तरीके के हालात पैदा कर दिए उनके सारे जो संगठनाएं हैं कि देश में एकदम दंगा फसाद जैसा वातावरण है कि अमेरिका ने 1-2 साल पहले अपने नागरिकों को कहा था कि महिलाएं इंडिया में अकेली ट्रैवल ना करें, यहाँ पे रेप का धोखा होता है। और अभी तो हिंदू मुस्लिम, हिंदू क्रिश्चियन इस तरीके का कम्युनल एटमॉस्फेयर कर दिया है कि ये टूरिज्म का किस तरीके से विकास होगा, ये मुझे बहुत बड़ा डाउट आता है साथियों। उन्होंने स्कूल्स के बारे में भी काफ़ी सारे प्रॉमिस किए थे। मैं स्किल स्कूल खोलूंगा हाई स्कूल वालों के लिए, और हाई स्कूल में डिजिटलाइजेशन करूंगा, ये करूंगा। और अब भाजपा के शासित जो राज्य है इंक्लूडिंग महाराष्ट्र, यहाँ पर उन्होंने रूल निकाला है कि 20 से अगर कम लोग स्कूल के क्लास में हैं तो वो स्कूल बंद कर दी जाएगी। तो ये जो छोटे छोटे जो ट्राइबल विलेजेस है, छोटे छोटे जो रेसिडेंसेस है, लोगों के सेटलमेंट्स है, वहां पर अगर स्कूल नहीं होगा तो वो बच्चे कहाँ पर पढ़ेंगे। तो प्रॉमिसेस अलग है, लेकिन एक्चुअल जमीनी हरकत जो है ये इसके पूरा उल्टी है। जॉब के बारे में मोदी जी ने प्रॉमिस किया था कि हम लोग 20 मिलियन 2 करोड़ जॉब हर साल क्रिएट करेंगे। अब इंडिया में बेरोजगारी चरम पंथ पर है, सबसे हाईएस्ट लेवल पर है पिछले 70 साल की। और मोदी जी ने इसके बावजूद और कई वादे किए थे कि हम फॉरेस्ट का कवर बढ़ा देंगे, एक भी बच्चा स्कूल में ड्रॉप आउट नहीं होना चाहिए 10th क्लास के पहले। और उनके जो रूल्स है अभी जो आ रहे हैं, डिसीजंस आ रहे हैं, इसके पूरे विपरीत है। हायर एजुकेशन रिसर्च के बारे में भी वादे किए थे। ग्रॉस एनवायरमेंटल रेशियो जो होता है हायर एजुकेशन में, उसके बारे में प्रोमिसेस किए थे। लेकिन मोदी जी ने हायर एजुकेशन में एग्जाम फीस, ट्यूशन फीस बढ़ा दिए है, स्कॉलरशिप्स बंद कर दिए हैं और रिसर्च के फंडिंग बंद कर दिए हैं। तो इसमें क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन एकदम डिटोरेट होने वाली है, हो गई है। और जिस तरीके से वो हिंदी भाषा और इस तरीके की राजनीति शिक्षा में ला रही है, मेडिकल एजुकेशन में, उससे क्वालिटी और कमी होने वाली है। क्योंकि ये आरएसएस का प्रोपोगंडा है, उनका प्लान है कि हिंदी भाषा सब पर थोपी जाए। मोदी जी वही इंप्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन इससे जो राज्य है, अलग अलग राज्य, उनमें मनमुटाव होने वाला है। ये साउथ इंडियन स्टेट्स उसके अगेंस्ट विद्रोह करने वाले हैं और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है ये मेंटेन नहीं होने वाली है। हमारे जो बच्चे हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब बच्चे, उनको इंटरनेशनली जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसमें इंग्लिश नॉलेज का, इंग्लिश एजुकेशन का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अगर ये हम नहीं करते हैं तो हमारे बच्चों की इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज भी कम हो जाएगी और हमारे यहाँ पे रिसर्च डेवलपमेंट की फैसिलिटीज और जो प्रोग्रेस है उसका पाथ भी रुक जाएगा इससे। तो ये इस तरीके का ये वातावरण देश में है। ऐसा प्रॉमिस करके उसको न निभाने वाला नेता यहाँ पर बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं चलेगा, उसको रिजाइन करना पड़ेगा। तो मैं एक ही शब्द में कहूंगा कि मोदी जी अगर ब्रिटिश पॉलिटिक्स में होते, सबसे पहले वो पीएम ही नहीं बनते, ना ही उनके दोस्त अमित शाह गृह मंत्री बनते, ना ही निर्मला सीताराम ये अर्थ मंत्री बनती, ना ही अपने जो डिफेंस मिनिस्टर है नींबू वाले वो डिफेंस मिनिस्टर बनते। इन सबको पॉलिटिक्स से रेजिग्नेशन देना पड़ता, उनके पदों से रेजिग्नेशन देना पड़ता। और यहाँ पे जो लोग आते हैं फ्रेश, वो उनका बैकग्राउंड जो होता है, एजुकेशनल बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस देख के उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है। ऐसे लोग, इंटेलेक्चुअल लोग जो काम कर सकते हैं, यंग होते हैं, ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स में चांस दिया जाता है। तो मोदी जी 70 साल होने की वजह से, 70+ होने की वजह से वो यहाँ के पॉलिटिक्स में उनको उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं रहती। आई होप दिस मेक्स सेंस। आपके प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कीजिएगा वीडियो। फिर मिलेंगे और किसी टॉपिक पे। जय हिंद साथियों।